बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले जो टॉपिक है वो आपको याद होगा, जिसमें हमने तफसील से बात की थी। हमने कंपैरिजन किया था डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। फिर उसी टॉपिक के सबसे एंड पे आपको बताया था कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट का हम एवरेज लेंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट जो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर इसी अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज लें एक साइकिल में, अगर एक साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू लें, जैसे ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है एक्स टाइम पीरियड में, तो इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो इस साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू इसका क्या आ रहा था? ज़ीरो। सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पीक भी है, उसमें नेगेटिव पीक भी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम एवरेज लेंगे तो उसका एवरेज वैल्यू आ रहा है ज़ीरो। फिर आपसे अगर मैं पूछ लूँ, अगर अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ रहा है तो क्या वाकई में पावर भी नहीं डिलीवर हुआ? पावर भी क्या यहाँ पर डिसिपेट नहीं हो रहा? इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक मैथमेटिकल वर्क करते हैं। पावर का जो फार्मूला है, पावर जो डिलीवर हुआ है इस रजिस्टर पे, इस सोर्स की मदद से, वो करंट के टर्म में लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर गौर से देखें, पावर ना सिर्फ आई आर है बल्कि आई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगने का मतलब है पावर की जो वैल्यू है यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता। वजह सिंपल सा, क्योंकि अगर इस नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव पीक में आएगा, तो पॉजिटिव पीक का कम से कम वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। तो ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू के आप एवरेज लेंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक साइकिल के दौरान, यानी कि एक टाइम पीरियड में जो पावर डिलीवर हुआ है वो ज़ीरो नहीं है, मगर इसके बरक्स सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे तो वो ज़ीरो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पावर ज़ीरो क्यों नहीं हुआ? तो इसका सिंपल जवाब था, क्योंकि करंट स्क्वायर वैल्यू में आ रहा है। स्क्वायर वैल्यू का अगर हम पावर लेंगे तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा क्लू मिला कि ये देखें, अगर हम डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज लेंगे तो ज़ीरो आ रहा है, मगर इसी अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर लें, फिर जाके आप उसके एवरेज वैल्यू लेंगे तो ज़ीरो नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसी अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर लेंगे, फिर स्क्वायर लेके उसका मीन वैल्यू निकालेंगे, यानी एवरेज वैल्यू लेंगे, फिर उसको रूट में लिखेंगे, तो उस करंट को हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका मतलब समझ में आया होगा। हम अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट लेंगे तो क्या हो रहा था? ज़ीरो हो रहा था। तो मगर हम इसे अल्टरनेटिंग करंट का हम स्क्वायर लेंगे, फिर स्क्वायर लेके उसके एवरेज लेंगे तो ज़ीरो हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर उस वैल्यू को हम रूट में लेंगे तो उसको यकीनन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको हम कंपैरिजन करके हम समझने की भी कोशिश करेंगे, और वो है इस कारण को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। क्यों इसे इफेक्टिव वैल्यू का भी नाम दिया जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक जो है ना सर्किट डायग्राम ड्रा करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है, डीसी सर्किट है, और यहाँ पर चलें मैं इसी रजिस्टर को जो ऊपर हमने लिया है, इसी रजिस्टर को हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे। अब आपने जॉल्स लॉ पढ़ा है, वो जॉल्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है, किसी रजिस्टर से किसी भी टाइम करंट की फ्लो की वजह से जो हीट जनरेट होता है वो हमें जॉल्स लॉ से पता लगता है, और जॉल्स लॉ H = I स्क्वायर RT के इक्वल है। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस और टाइम को फिक्स कंसिडर करें किसी भी गिवन टाइम में किसी रेजिस्टर के क्रॉस, तो हीट जनरेट होता है वो टोटली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? करंट की वैल्यू पर। अब अगर यहाँ पर इसको कांस्टेंट सोर्स के साथ मैंने फर्ज कर कनेक्ट कर रखा हुआ है, तो ये जो डीसी सोर्स है ना, वो अगर कांस्टेंट सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं तो उसके करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो उसमें जो हीट जनरेट हो रहा है
वो भी क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर जनरेट कंटिन्यूसली होता रहेगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो है 10 जॉल, 10 जॉल हीट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ध्यान में रखना, ये एक फिक्स सोर्स है, डीसी सोर्स है। मगर इसके बरक्स अगर अल्टरनेटिंग करंट में देखेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में आपके सामने यहाँ पर ग्राफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह होता है। इसमें जो ग्राफ है उसमें करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। देखें यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू 0 होगी तो हीट भी क्या होगा, 0 जॉल होगा। फिर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो करंट इंक्रीज करने के मतलब स्क्वायर के हिसाब से जो हीट जनरेट होता है वो भी इंक्रीज करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हीट भी मैक्सिमम होगा, उसके बाद अगेन कम कर रहा। तो मैं फर्ज करता हूं कि मैक्सिमम जो हीट जनरेट हुआ है वो कितना जॉल है, 14 जॉल, कम से कम 0 जॉल, मैक्सिमम 14 जॉल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट जब हम कनेक्ट करके रखते हैं तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो हीट जनरेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है बिटवीन 0 एंड 14 जॉल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस अल्टरनेटिंग जो सर्किट है उसमें ऐसा भी करंट एग्जिस्ट करता है, 0 और I0 के बीच में एक ऐसा भी करंट एग्जिस्ट करता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट जो यहां पर जनरेट होता है वो 10 जॉल के बराबर होगा। यकीनी बात है कि एक करंट तो एग्जैक्ट ये करंट एग्जिस्ट करता होगा ना, उस करंट की वैल्यू पे 10 जॉल यानी कि जितना डीसी सोर्स हीट जनरेट किया है उतने बराबर वहां पर भी हीट जनरेट हो चुका होगा, यानी कि उसकी इफेक्ट उतनी होगी जितनी एक डीसी सोर्स हीट जनरेट कर रहा है इसी रेजिस्टर के अक्रॉस। इसीलिए उस करंट का नाम हम रखेंगे इफेक्टिव वैल्यू, वो इसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही कहा जाता है। तो हमारा काम क्या होगा, वो कौन सी करंट है उसको ढूंढ निकालना है, उसको हम निकालेंगे, देखेंगे कि वो कौन सी करंट है जो उतना ही हीट एक रेजिस्टर के क्रॉस प्रोड्यूस कर रहा है जितना डीसी सोर्स हीट जनरेट कर रहा है, और वो यकीनन 0 और I0 के बीच में एक करंट होगी। वह फिलहाल समझ लीजिए हमें मालूम नहीं है, हम इसी के तलाश में यहाँ पर मौजूद है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और फुल साइकिल इज कॉल्ड RMS वैल्यू, वो आपको मैंने समझाया। फिर जाके ये वाला जो डेफिनेशन है वो भी बेसिकली इसी को यहाँ समझ प्रैक्टिकल डेफिनेशन समझ लीजिएगा, द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट प्रोड्यूस द सेम वैल्यू ऑफ हीट एज दैट प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसका छोटा सा मैथमेटिकल वर्क है। इस मैथमेटिकल वर्क को अगर हम करेंगे तो फिर जाके हम ये फाइंड आउट करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो छोटा सा डेरिवेशन देखें। अल्टरनेटिंग जो करंट है वो आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी I=I0 sin ओमेगा टी के बराबर। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये वेरी करता है साइनसॉइडली। आपको मालूम है I=I0 sin ओमेगा टी, वैसे भी हम रेजिस्टर के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जो एवरेज करंट 0 क्यों नहीं हुआ, 0 ना होने का सिर्फ एक ही वजह थी, वो पावर के रिलेशन हमें पता लगा। पावर के रिलेशन हमें पता लगा कि वहाँ पर 0 नहीं हो रहा। अब सवाल ये बता दो पावर में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर वैल्यू में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी पावर वाली जो रिलेशन है उसी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ से ही पावर का जो रिलेशन है उसी से हमें जो है ना इसका पता चला था कि जो है ना स्क्वायर लेके अगर आप इसका एवरेज लेंगे तो 0 नहीं हो सकता। तो हम काम करते हैं, पावर का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट I² × R क्रॉस R, P=I² होगा। पावर का कई फार्मूला है आपको मालूम है, P=W/T भी है, P=I² × R भी है, P=V²/R भी है, P=I भी। इन्हीं को एक्सपेंड करके P=I² × R, ये पावर का फार्मूला आपको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, उसी करंट को निकालना है जिसे हमने इफेक्टिव वैल्यू का नाम दिया है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, फिर जाके फिर इसी के साथ कंपेयर करेंगे। इस I की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जो कि I0 sin ओमेगा टी के बराबर है। तो हम इस I की वैल्यू पुट कर दें तो P=I नहीं लिखेंगे, I के बजाय I0 sin ओमेगा टी, फिर जाके होल स्क्वायर वैल्यू लेंगे तो ये रीजन मिलेगा। फिर
ये जो स्क्वायर वैल्यू है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो इन दोनों के साथ होगा। इस आई नॉट के साथ भी लिख दिया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी लिख दिया, आर को मैंने पहले लिख दिया, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन ओमेगा टी की इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो टर्म है P इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें आपने देखना है कि जो पावर है जो डिलीवर हो रहा है क्रॉस आर पे, तो वो फिक्स रहता है, ये चेंज होता रहता है। यकीनन करंट का जो स्क्वायर वैल्यू भी लेंगे तो स्क्वायर वैल्यू भी यकीनन कुछ इस तरह से आएगा। हम अगर इसका स्क्वायर वैल्यू लें तो यकीनन 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, या अगर फर्ज करें 3 एम्पियर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो मुझे लगता है ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यूं ग्राफ मिलेगी, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर यकीनन इसका नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव पीक में आएगा। तो हमारे जो ग्राफ है वो लाइक ऐसे बनेगा। देखिए ये हमारा, इस वैल्यू को हम क्या कहने, ये जो अगर ये 3 एम्पियर है ना तो 9 एम्पियर होगा, तो मैं इसे आई नॉट नहीं कहूँगा, आई नॉट का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब आई नॉट को मैंने इसलिए लिया है कि इसमें अगर आप गौर करें तो आई नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो आई नॉट स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू भी अगर फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो फिक्स है, मगर करंट की जो वैल्यू है हर लम्हे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है पावर की वैल्यू भी यकीनन क्या हो रहा है, चेंज होगा। अब पावर की वैल्यू चेंज होने का क्या मतलब है, इसी मैथमेटिकल लॉ में देखें तो आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू फिक्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो यकीनन एक फिक्स रेजिस्टर है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास पावर में अगर वेरिएशन आता है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही वजह हो सकता है, वो है किस में चेंज की वजह से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में चेंज की वजह से होगा। अब हम जरा देखते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी में वेरिएशन किस तरह से आता है। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कम से कम वैल्यू साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। इसको आप कैलकुलेटर से पूछ भी सकते हैं, वो बड़ा शरीफ है, और जो भी आप पूछते हैं वो एक बटन दबाने से वो डायरेक्ट बता देता है। तो आपने इनसे ज़रूर पूछ लेना। मगर आप भी माशाल्लाह से काबिल हैं, आपको भी पता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1 के बराबर होगा, साइन 360 डिग्री फिर 0 के बराबर होगा। मगर यहाँ पर आप देखें 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, -1 भी हो रहा है। अब अगर इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो जो -1 होगा उसका भी स्क्वायर लिया जाएगा तो वो प्लस में मिलेगा। तो क्या होगा, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा वैल्यू 1 होगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा। इसीलिए कम से कम वैल्यू कितना होगा, 0। इसीलिए मैंने लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 होगा। हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना कम छोटा वैल्यू लेंगे, ना हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, हम इसका लेंगे एवरेज वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा वैल्यू 1 + 1 डिवाइडेड बाय, एक 2 टर्म है तो डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये 0 + 1 करेंगे तो 1/2 आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो कि 1/2 इधर से उठा के इसमें पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, ये एज इट इज छाप दिया है, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बजाय मैंने लिख दिया 1/2। तो मैं इसको इस अंदाज में भी लिख सकता हूँ जिसे मैंने इक्वेशन नंबर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक इसका स्क्वायर वैल्यू लेंगे, फिर जाके आप उसके पावर को कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो हम इसी रिलेशन को जो एक एक्सपेंड करके इधर पहुंचा है, इसमें इसी करंट को अगर मैं आई आरएमएस कह दूं तो वो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए पावर का जो फार्मूला है, जो ये वाला जो इक्वेशन है, इसको एक दफा फिर लिखता हूं, मगर इस आई को मैं रिप्लेस करूंगा आई आरएमएस से। तो क्या होगा, इस आई आरएमएस, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके यहाँ पर आए, इसी को ही आई जो है ना, हम इस इफेक्ट को ही, इस पावर को भी उतना ही जो है ना, इस पावर से उतना ही डिलीवर हो रहा होगा जो एक डीसी सोर्स से मिलता है। तो हम क्या कर देते हैं कि आई आरएमएस को
यानी कि इस ए और बी दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने से ये जो रिलेशन है इसके इक्वल आ रहा होगा। फिर ये एक दूसरे को तहस नहस करेगा, तबाह बर्बाद करेगा। करने से आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मुझे स्क्वायर पसंद नहीं है तो मैं इसको रूट ले लूँगा। दोनों साइड पे रूट लेने से इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मगर 2 के साथ रूट रह जाएगा। अब अगर आपको मालूम हो 1/√2 करें तो 0.707 समथिंग आता है। इसको मैं सिर्फ 0.7 लिखूंगा इंटू आई नॉट। 1/√2 के आप वैल्यू लेंगे तो ये मिलेगा, फिर आई नॉट एज इट इज आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई आर एम एस कौन सी करंट है? आई आर एम एस बेसिकली 0.7 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, क्योंकि आई नॉट तो पीक वैल्यू है। 0.7 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू को हम आर एम एस वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि पीक वैल्यू का कितना परसेंट है? 70%। 70% ऑफ पीक वैल्यू से अल्टरनेटिंग करेंगे उतना ही हीट जनरेट हो रहा होगा जो डीसी सोर्स से जो हमने मिली है उसका हीट, और इसको आप इसी रेशर के क्रॉस कंपेयर करेंगे तो सेम मिलेगा। इस वैल्यू करंट को हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। तो हम जरा इधर ढूंढ निकालते हैं वो 70% कितना होगा, क्योंकि आई नॉट खुद तो 100% है, ये 0% है, ये कोई 50% होगा, 70% इधर कहीं होगा। इसका मतलब वो इस करंट को देखें, ये जो करंट है इसको हम आई आर एम एस कहते हैं, जो कि कितना है 0.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट है। तो ये जो 0 और आई नॉट के बीच में 0.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट है, यानी कि इधर कहें उसका जो हीट है वो 10 जॉल के ही इक्वल आ रहा होगा। इस कारण को हम नाम दे देते हैं इफेक्टिव करंट, या इफेक्टिव वैल्यू का भी नाम दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि इधर से आगे जो जितने भी चैप्टर में हम काम करेंगे वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू के साथ ही डील होगा। वजह सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अल्टरनेटिव साइकिल को ही ले लेंगे तो उस सूरत में उसका एवरेज तो ज़ीरो आ रहा होगा, मगर इफेक्टिव वैल्यू तो ज़ीरो है ही नहीं। तो हम हमेशा इफेक्टिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे आई आर एम एस को। इसीलिए आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो बेसिक कंसेप्ट है, फाइंड आउट कैसे की जाती है, अच्छा इसका इफेक्ट कितना होता है, वो सब के सब आपको आना चाहिए। तो अगर इसी तरह अगर आप वोल्टेज के भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वोल्टेज का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी आपको मालूम होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी है। इसी रिलेशन को इस्तेमाल करें, ठीक। और पावर का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, तो पावर का जो फार्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और V के जगह पे आपने वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख देना है। तो अगर आप डियर स्टूडेंट सबसे पहले पावर का रिलेशन लिखें ये वाला, फिर जाके इसकी वैल्यू पुट कर दें, करते करते इसको वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर करके कंपेयर करेंगे ना, तो मज़े की बात है उसका भी जो वैल्यू है वो 0.7 टाइम्स ऑफ वी नॉट ही आ रहा होगा। यानी कि 70% ऑफ पीक जो अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू का नाम दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जितना हो सकता है इसको देखना है, पढ़ना है, इस्तिफ़ादा हासिल करने हैं, और यकीनन आप कमेंट जो सेक्शन है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।